सभी को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत। आज भाग 7 में हम बात करेंगे मुगलों के छठे शासक जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके बारे में बात करेंगे और बात सबसे अंत में करेंगे औरंगजेब की राजपूत नीति की। क्या यह अकबर की ही राजपूत नीति की तरह उन्होंने कार्य किया या इसके लिए क्या लाभ या हानियां लेकर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहीं से प्रश्न बन जाता है औरंगजेब की राजपूत नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या परिणाम क्या रहे उसके बारे में चर्चा। अब कर लेते हैं सबसे पहले उनके छोटा सा संक्षिप्त जो है वो उनके बायोग्राफी। सबसे पहले उनका उन्होंने शासन किया वो था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, 49 वर्ष तक, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। और इसी प्रकार से उन्होंने एक लंबी आयु भी जी। 1707 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई तो ये लगभग 88 वर्ष के थे। अहमदनगर में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने शासनावधि में एक उपाधि धारण की थी जिसे आलमगीर और विश्व विजेता की उपाधि भी धारण करी थी। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज़ महल, और ये सुन्नी इस्लाम में विश्वास रखते थे, मतलब कट्टर मुसलमान होने का ये दावा करते थे। और ऐसे ही कार्य उन्होंने अपने इतिहास में किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे पहले दक्षिण अभियान। इन्होंने दक्षिण को जीतने की भरपूर कोशिश की। लगभग 25 वर्ष, जिंदगी के 25 वर्ष ये उत्तर भारत से जो राजधानी थी दिल्ली थी वहाँ से ये गायब रहे और 25 वर्ष तक दक्षिण को ही जीतने में लगे रहे। और यही मुगल साम्राज्य की जो कब्रगाह बनी इनका जाना। और इसके अलावा एक और कार्य उनके दौरान होता है 115 वर्ष पहले, लगभग 1564 ईस्वी में अकबर ने जिस जजिया कर को जो हिंदू या दूसरे धर्मों स्वावलंबी के ऊपर लगाया जाता था उसे समाप्त कर दिया था उनके दिलों को जीतने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने इसके विपरीत चलकर इसे पुनः जो है शुरुआत की। कहाँ से? मारवाड़, जो राजपूतों का गढ़ था, वहाँ से इसे शुरू किया। इसके अलावा इनको गुरु तेग बहादुर की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया जाता है और खालसा पंथ की नींव जो है गुरु गोविंद से रखी थी। ये दो घटनाएं 11 नवंबर 1665 ईस्वी को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है वो कर दी गई थी। और सन 1699 ईस्वी में वैसाखी के ही दिन खालसा पंथ की नींव जो है वो गुरु गोविंद के द्वारा रखी गई थी, जो मुगलों की कब्रगाह खोदने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है इसी ही खालसा पंथ का रहता है। अब इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने जो कार्य किया था उसके बदले में उनके बेटों को ये जो है ये जो अपना अपना जो बलिदान था वो देना पड़ा था। देखिए 1704 ईस्वी को इनके जो बड़े बेटे थे जो 17 वर्ष के थे और अजीत सिंह, और 14 वर्ष के जो पुत्र थे जुझार सिंह, इनको जो शहीद हुए थे लड़ाई में। और इनके जो छोटे बच्चे थे, एक 5 वर्ष के थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और एक 7 वर्ष के थे फतेह सिंह, इनको जिंदा जो है दीवार में दफना दिया गया था। तो सोचिए गुरु गोविंद सिंह को अपने बच्चों का बलिदान देना पड़ा था इसके बदले। इसके अलावा एक और घटना घटी थी कि 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने में सफल हुए थे। किसे? जयसिंह को जो है भेजा गया था। यहाँ पर संधि तो हो गई लेकिन उन्हें जो है धोखे से आगरा के किले में जो है बंदी बना लिया गया था। इसके एवज में 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा से भागने में सफल हुए और जब तक उनकी मौत 1680 ईस्वी तक नहीं हुई तब तक उन्होंने नाको चने चबा दिए। किसको? मुगलों के। लगातार जो है वो लड़ाई करते रहे, बीच में ही जो है वो भारी नुकसान करके जो है वो चले जाते थे क्योंकि उन्हें अपने इलाकों का बहुत ज्ञान था। एक छंदम युद्ध के तौर पर जो है वो शिवाजी ने लगातार अपना संघर्ष जारी किया। उसके बाद उनके बेटे ने। इसके अलावा बेटे की बात आती है तो उनके जो योग्य बेटे थे जिनका नाम था छत्रपति संभाजी राजे। आप उनकी वीरता से इस बात का ही अनुमान लगा सकते हैं कि न केवल उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही 3 संस्कृत के बड़े ग्रंथ में लिखे थे और केवल मात्र देखिए 1680 से लेकर 1690 तक उन्होंने शासन किया, केवल 9 वर्ष तक। और 9 वर्षों में उन्होंने जितने युद्ध लड़े वो थे 210 लड़ाइयाँ उन्होंने जो लड़ी थी मुगलों के साथ। और आप समझ सकते हैं कि वो कितने जो है वो अपने पिता से भी कितने ज़्यादा होशियार थे। उम्र थी केवल 31 वर्ष में जब इनका देहांत हुआ था, जब इनकी हत्या कर दी गई थी। तो हत्या के दौरान जो है औरंगजेब ने क्या कहा था उनकी हत्या के ऊपर, ये बड़ी मानने वाली बात है। उन्होंने कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज कि उन्होंने कहा था कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। तो ऐसे वीर जो है वो बेटे थे छत्रपति संभाजी। अब बात कर लेते हैं कि औरंगजेब की राजपूत नीति के संदर्भ में। जब तक आमेर के जो राजा थे जयसिंह और मारवाड़ के राजा थे राजा जसवंत सिंह, तब तक उन्होंने कभी भी जो है राजपूतों के साथ छेड़ने का साहस नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था कि ये बहुत योग्य शासक है, इनके साथ जो है लड़ने का मतलब है हार जो है वो हार को आमंत्रण करना। लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत ही राजपूतों से टक्कर लेने का निश्चय उन्होंने किया और 1679 ईस्वी में जजिया कर उन्होंने प्रारंभ किया जिसे 1564 में अकबर ने बंद कर दिया था। औरंगजेब 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो है क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते उन्होंने हिंदू जो धर्म था उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मारवाड़ के साथ जो सैनिक कार्रवाई चलती रही 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणाम। अब परिणाम क्या रहे? राजपूतों से शत्रुता। एक तो वो राजपूत जिन्होंने इस मुगल प्रशासन को बहुत
विस्तृत फैलाया था अकबर के शासनकाल में, क्योंकि अकबर ने राजपूतों से मित्रता स्थापित की और उनके जो योद्धा होने का जो सबसे योग्यता थी उनमें, उस योग्यता का फ़ायदा उन्होंने लिया था। लेकिन यहाँ औरंगजेब ने इसके विपरीत चला, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया और इस प्रकार इस दुर्व्यवहार के कारण, जैसे अजीत सिंह की बात करते हैं तो जसवंत, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, जसवंत सिंह की जो पत्नी थी उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। तो इस प्रकार से इस दुर्व्यवहार के कारण वो राजपूत जो मुगलों के कभी जो है रक्षक थे वो अब जो है विरोधी बन गए। ये इसका परिणाम निकला, पहला कारण। दूसरा, साम्राज्य में अराजकता। अब जब वो लोग जो कभी उस शासन को चलाने में सहयोग करते, उससे उच्च कोटि का दर्जे का जो है शासन देते थे, जब वही उनके विरुद्ध हो गए तो क्या हुआ, अराजकता का माहौल जो है वो क्रिएट हो गया और इस प्रकार जो शासन व्यवस्था थी अस्त व्यस्त हो गई। मुगल राज्यों का जो बुरा इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य में अराजकता फैल गई और इस तरह से अराजकता फैलने का मतलब हुआ कि मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो प्रारंभ हो चुका था। फिर तीसरा था अन्य अभियानों में कठिनाइयाँ। अब जो जिसके घर के अंदर ही जो है वो अराजकता हो, वो बाहर की अराजकताओं से कैसे निपट सकता है। तो एक और था कि अन्य अभियान में दक्षिण भारत की विजय के लिए औरंगजेब लगभग 25 वर्षों तक दिल्ली से अनुपस्थित रहा। तो इस कारण जो दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ के जो शत्रु थे वो भी जो है अब दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच करना शुरू कर दिया था। उनको मौका मिल गया था औरंगजेब के विरुद्ध जो है वो लड़ने का। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत की जो 25 वर्ष का जो बहुमूल्य समय था औरंगजेब ने गंवा दिया और मिला कुछ भी नहीं। एक तरफ वो जीतता, जिन प्रदेशों को जीतता था, जैसे ही आगे बढ़ता था पीछे से फिर से उन्हें जो है जीत लिया जाता था। तो इस प्रकार से छंदम युद्ध में 25 वर्ष बिताने के बावजूद 1707 ईस्वी में अहमदनगर में ही उनकी मौत जो दक्षिण भारत में ही हो गई। तो इस प्रकार से जन धन की हानि, राजपूतों के साथ लंबा संघर्ष जो है वो चलता रहा, परिणाम स्वरूप बहुत लंबी जो है वो लंबा संघर्ष चलता रहा। इस प्रकार से मुगलों को जन धन की हानि हुई और इस प्रकार से मुगलों का पतन भी आरंभ हो गया, मुगलों का पतन भी शुरू हो गया। औरंगजेब की मकबरे की बात कर लेते हैं। औरंगजेब का जो मकबरा था वह भारत के महाराष्ट्र राज्य के खुलदाबाद नामक स्थान पर स्थित है और दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहुद्दीन की कब्र के अहाते में इसे दफना दिया गया और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो इस प्रकार से एक बड़ा जो राजा, अंतिम बड़ा राजा जिसे हम कह सकते हैं बादशाह जो है मुगलों का, उसका अंत हुआ। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो जिस का निर्माण किया था वो था मोती मस्जिद का। इसके अलावा उसके नाम पर कोई भी जो है ऐसा बड़ा जो है नाम नहीं आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया या फिर बहुत सुंदर जो है इमारत जो है स्थापित की शाहजहाँ की तरह। तो इसके पश्चात मैं केवल 2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। छोड़ दिया तुझको आज मेरी मौत ने यह कहकर, छोड़ दिया तुझको आज मेरी मौत ने यह कहकर, हो जाओ जब जिंदा तो खबर कर देना, हो जाओ जब जिंदा तो खबर कर देना। ये उन बच्चों के लिए है जो बड़ी बातों को समझ जाते हैं। उस आदमी को मारना क्या जो मरा हुआ है, तुम जिंदा हो जाओ, अच्छे से जी लो, तब मौत भी तुम्हें लेने आएगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है समझने वालों के लिए। आपने मुझे आज भी बड़ा ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।